पूछो, लास्ट लेक्चर से कोई डाउट था तो पूछ सकते हो कि नहीं कर सकते। So आपने जो रीजन दिया था PH5 CH4 CS नहीं सॉरी PH5 SH4 का जो डज नॉट एग्जिस्ट होता है, उसका एक बार ब्रीफ में रीजन बता देंगे? एक बार थोड़ा डाउट था उसमें। क्या डाउट था बेटा, आप डाउट बोलो ना। लाइक एग्जैक्टली क्या एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो बॉन्ड लेंथ ये कॉन्ट्रैक्शन होता है इसलिए, कि क्या? बेटा लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग भी मैंने भेजा है, आप देख सकते हो। क्या मतलब मैंने क्लियरली बताया कि क्या मतलब आपको डाउट क्या है, कि आपको जैसे आपने बोला डाउट है कि मतलब कि ये होगा कि वो होगा ये होगा, क्या क्या डाउट है बताओ ना। वो एग्जैक्टली एग्जिस्ट कर क्यों नहीं रहा है PH5 यही वाला तो बताया था, मतलब कंपाउंड इसमें जो डाउट क्या है, ये तो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था भाई, यही तो डिस्कस किया था। रिकॉर्डिंग देखिए बेटा, ये डाउट नहीं ओके बोलते, सर, इसे कहते हैं रिपीटिशन, की रिपीट कर दीजिए। मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा बेटा एक बच्चे के लिए, है ना, आई एम सॉरी। ओके सर, ओके सर। या प्लीज लुक एट द रिकॉर्डिंग, उसका रीजन क्या है, दैट्स व्हाट वी डिस्कस लास्ट लेक्चर, ठीक है। तो और हम क्या पापड़ थोड़ी बेलना सिखा रहा था मैं, कि यहाँ पे ऐसे पापड़ बेलते हैं ऐसे रख के, ऐसे थोड़ी सिखा रहा था बेटा मैं वही सिखा रहा था कि क्यों एग्जैक्टली क्यों नहीं करता, एग्जैक्ट रीजन क्या है वो बताया उसमें ना। चलिए भाई, हमने लास्ट लेक्चर खत्म किया है आयनिक हाइड्राइड्स पे, और आयनिक हाइड्राइड्स में मैंने बताया कि भाई कौन से होते हैं कौन से नहीं होते हैं। तो अब देखिए, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी मोस्टली डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। भाई और देखिए सिंपल चीजें हैं, मतलब साथ साथ कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं होगा। इसके अलावा बेसिक स्ट्रेंथ एंड रिड्यूसिंग एबिलिटी, ये दोनों ही देखिए पोलराइजिंग पावर ऑफ m+x अगर बढ़ेगा तो भाई एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ भाई कम होगा। और भाई इसके अलावा रिड्यूसिंग एबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर उधर जा रहा है तो वो भी कम होगा। एंड रिड्यूसिंग एबिलिटी बोथ डिक्रीजेस, ठीक है। मतलब अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो LiH NaH और ये CzMH इस तरह से होगा, ठीक है। तो देखिए आयनिक हाइड्राइड की इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ, कि आयनिक हाइड्राइड प्लस भाई नॉन मेटल हैलाइड अगर रिएक्ट करता है तो इसको रिड्यूस करेगा नॉन मेटल हाइड्राइड में, सॉरी। और काफ़ी एग्जांपल है, बट देखिए जनरल रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। जैसे LiH प्लस BCl3 NaH, तो देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, B2H6 और LiCl। ये मेथड हम B2H6 प्रिपरेशन में दोबारा यूज भी करेंगे पी ब्लॉक में। एक्सेस होगा तो क्या बन जाएगा, LiBH4 बन जाएगा भाई। LiBH4 और NaBH4 इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, बता सकते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन, इट्स क्वाइट इजी। अब सर देखिए सोडियम वाला ज्यादा होगा मोर आयोनिक। क्या नाम है बेटा? हरी। हरी। तो देखते हैं और कोई बच्चा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता पाऊंगा, ठीक है। कोई और कुछ बताता तो बहुत बढ़िया आंसर आ रही है, देखते हैं। वेरी गुड। या कॉपी कर लीजिए जल्दी से और फिर आगे बढ़ते हैं। Sir, can you please repeat the question?
between LiBH4 and NaBH4, which will be better reducing agent for carbonyl compound? Done, sir. कोई नहीं बता रहा है भाई। हरी, आपका आंसर बहुत ही बढ़िया आंसर है, बट बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताता हूँ। तो CO को Li प्लस LiLH4 में भी एक रीजन ये होता है कि ये Li पार्शियल प्लस और ये पार्शियल प्लस बना देगा। इससे इलेक्ट्रोफिलिक ऑर्गेनिक काफी वीक लग रही है भाई हरी। नेचर डिक्रीजेस, सॉरी इंक्रीजेस, और एनर्जी ऑफ CO बाई ABMO जो कि LUMO है भाई, इट डिक्रीजेस। तो LUMO की एनर्जी कम होती है, रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो LiBH4 जो होगा वो डेफिनेटली मोर रिएक्टिव होगा NaBH4 से फॉर रिड्यूसिंग कार्बोनिल कंपाउंड और अदर सबस्ट्रेट लॉन्ग। ठीक है, तो ये बात करी हमने। और अब देखिए ऐसे LiH प्लस NCl3 है, NCl3 कम स्टेबल होता है, तो यहाँ क्या जाएगा NH3 और LiCl आ जाएगा। मान लीजिए NaH प्लस PCl3 कर दिया, तो यहाँ से क्या होगा PH3 और NaCl आ जाएगा। कुल मिला के कोई भी नॉन मेटल हाइड्राइड भाई उसको रिएक्ट करेगा और भाई हाइड्राइड बनाएगा नॉन मेटल की। इसके अलावा देखिए विद CO2 और एकदम सिंपल रिएक्शन भाई, NaH और CO2 अपने आप बताइए क्या बनेगा, सिंपलेस्ट रिएक्शन। हम्म, बट अगर ये नहीं बता पाते तो बहुत ही वरिंग साइन होगा ये, मतलब काफी चिंतामय साइन होगा ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। समझ रहे, तो दिस इज वेरी सिंपल एक्चुअली। यस, एनीवन? वाओ, सर NaOH प्लस CO। आपका क्या नाम है बेटा? हम्म, NaOH प्लस CO बताओगे नाम? मैंने वो हम्म, ऐसा लग रहा है कि आकाशवाणी हुई थी बच्चों। सर Na2CO3 प्लस H2O। भाई छोड़ो यार, देखो CO2 है, यहाँ से H माइनस देगा, ये इधर खत्म हो गई रिएक्शन। पर क्या तुक्के मार रहे हैं यार, क्या तुक्के मार रहे हैं बच्चों। वो कह रहा है NaOH प्लस CO, ये O को इधर कर दिया। पैथेटिक हॉरिबल आंसर था भाई, आई एम वेरी सॉरी टू से। आपने एफर्ट दिया, आई रियली अप्रिशिएट इट, बट वाज वेस्ट ऑफ एन एफर्ट आई विल से। और Na2CO3 बोल रहे हैं, वो भी एक अलग लेवल तुक्का है। मतलब भाई देखो यार, मतलब बहुत ही सिंपल है कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ऐड हो जाएगा HCONA आ जाएगा। तो सीधी सोचना मतलब ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए मेटल सल्फेट्स को मेटल सल्फाइड में रिड्यूस करता है PbSO4। ये वाइट कलर का होता है और ये ब्लैक कलर का होता है, और भाई प्लस लाइम वाटर। और भाई मैं जनरल लिख देता हूँ, मेटल सल्फेट प्लस आयोनिक हाइड्राइड मेटल सल्फाइड। ये कर दीजिए जल्दी से कॉपी बच्चों। Done. थोड़ा सा रेज द लेवल। डन सर। सर 1 minute।
जल्दी करिए, 1 मिनट तो वो तो बहुत ही ज्यादा है। हो गया होगा। Done, sir. हाँ, ठीक है। अगर हम जनरल रिएक्टिविटी की बात करें तो ग्रुप 1 हाइड्राइड जो होगा वो ग्रुप 2 हाइड्राइड से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो आयनिक हाइड्राइड हमने इनफ कर लिया। तो ये बातें कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स और भाई फॉर्म मोस्टली बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स और भाई डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स और भाई मोस्टली वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस। जैसे वो वाइट क्रिस्टल सॉलिड थे ऐसा नहीं है। सॉफ्ट लो बीपी एंड एमपी यूजुअली, भाई वाटर वगैरह में थोड़ा हाई हो जाता है जहाँ पे एच बॉन्डिंग है, बट मोस्टली लो है। लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भाई, और क्या ही लिखूंगा। तो देखिए, पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं और भाई ग्रुप 14 हाइड्राइड से शुरू करेंगे। तो देखिए भाई MH4 इनका जनरल फॉर्मूला होगा। नो एच बॉन्डिंग पॉसिबल, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो सिंपली भाई स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, ये सीधा सीधा वैंडरवाल भाई फोर्सेस पर डिपेंड करेगा। तो भाई डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ, जैसे बच्चों को मतलब इसका कोई नहीं होता, उसका वैंडरवाल होता है, वैंडरवाल्स फोर्सेस। और वैंडरवाल्स फोर्सेस जो होते हैं ये आपने भाई केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पर। तो भाई मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा बीपी ज़्यादा होगा। तो देखिए बीपी CH4 SiH4 GH4, ये ऐसे मीथेन सिलेन जर्मेन और भाई देखिए मैंने पहले भी जरूर पूछा होगा आपसे इनमें ग्रुप 14 में ये CH4 जो होता है there is like no reaction with nucleophile, but SiH4 जो होता है undergoes nucleophilic attack। ऐसा क्यों? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए और अभी भी पहले ऊपर वाला नोट कर लीजिए फिर नीचे वाला दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल है कि CH4 नहीं करता, वो करता है। Sir, because of empty d orbitals. बेटा नाम बताइए। Sir, Harshal. हर्षल, अच्छा वही अपना साथी जो भी डाउट पूछ रहा था। हर्षल, वेरी गुड। और कुछ बेटा? देयर आर थ्री वेज, थ्री रीजंस। नॉर्मल, ये एक्चुअली जे एडवांस में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने बीच में पूछा आपसे। कर लिया गया बच्चों? सर आपने Yes. सेकंड पॉइंट का पहला वर्ड क्या लिखा एक बार बताएं। डिस्क्रीट। अच्छा
sir. Yes, sir. Done. Done. यस, तो लिख दीजिए भाई SiH4 undergoes nucleophilic attack but CH4 doesn't. SiH4 undergoes nucleophilic attack but CH4 doesn't due to following reasons. पहला, silicon has vacant d orbitals. Silicon has vacant d orbitals. Next, silicon is less electronegative than carbon and it is positive end of dipole and it is positive end of dipole or is electrophilic and hence attracts nucleophiles. और तीसरा भाई steric reasons. Steric reasons और उसमें लिख दीजिए silicon being larger is sterically much more open. Silicon being larger is sterically much more open than small carbon atom. और देखिए भाई ग्रुप 15 हाइड्राइड्स देखते हैं. ग्रुप 15 हाइड्राइड्स कंपोजिशन क्या होगा? MH3. बॉइलिंग पॉइंट SbH3 का इसमें अब ये बहुत ही रटने वाली बात है. तो इसमें SbH3 का अमोनिया से होता है, फिर मॉलिक्यूलर मास से जाते हैं. मॉलिक्यूलर मास कम होता है तो PP कम, PH3 and this is most volatile hydride of group 15. ये स्टिबेलिन, ये अमोनिया, आर्सेन और फॉस्फीन पॉइजनस. तो आर्सेनिक पॉइजनिंग जो है उसमें बहुत यूज करी गई है पॉलिटिकल असैसिनेशंस में पहले, मतलब स्लो पॉइजन के फॉर्म में. तो एनीवेज भाई कुछ कहा था वो तो पता था, हमें तो ऐसा नहीं करना है तो जान देते हैं. भाई ग्रुप 15 और ग्रुप 16 हाइड्राइड्स फॉर्मूला होता है MH2 और इनमें BP है H2O, फिर मॉलिक्यूलर मास H2T, फिर H2Ac, फिर H2S. यहाँ पे मोस्ट वोलेटाइल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16. ग्रुप 17 अगर देखें तो एक्चुअली इनको हाइड्राइड्स ना कह के मतलब हाइड्रा एसिड्स कहा जाता है, क्योंकि आइड जनरली उसके आगे आता है, इसके साथ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. तो एक्चुअली तो अमोनिया भी हाइड्राइड ना होके नाइट्राइड ऑफ हाइड्रोजन है. और इसलिए अगर बात करें तो एनीवेज ग्रुप 17 में वही HF सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद अप्लाई होगा HBr और HCl. और ये क्या आ गया? मोस्ट वोलेटाइल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 17. तो देखिए मैंने कोवेलेंट हाइड्राइड्स लिए और उनके BP 14, 15, 16, 17 में बताया. कॉपी करिए.
सो ग्रुप 16 और ग्रुप 17 में HF और H2O के बाद क्यों फॉलो होता है मॉलिक्यूलर मास? बेटा कोई रीजन नहीं हो, तो डेटा ओके के सर। अकॉर्डिंग तुमने करा है। तो एच बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि एच बॉन्डिंग इज मोर एफिशिएंट, बट द सेम थिंग डजंट होल्ड इन ग्रुप 15। तो हम रीजन देते हैं इसका कि ग्रुप 16 17 में एच बॉन्डिंग है, इसीलिए सबसे ज्यादा हो गया वो, बट वो चीज ग्रुप 15 में क्यों नहीं है, देयर इज नो रीजन फॉर दैट। ओके सर, गॉट इट। डन सर। पार्टिकल्स डन सर। यस सर डन। अब देखिए भाई, थर्मल से बड़ी बात है, और थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन MH बॉन्ड एनर्जी भाई, और मतलब डिक्रीजेस, और कोई इसमें वेरिएशन उल्टा सीधा नहीं है भाई, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेरे साथ साथ लिख लीजिए, देखिए मैं एग्जांपल ही लिख रहा हूँ। क्या जाएगा, और भाई ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ देखिए भाई, GOC आपने पढ़ा होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है MH बॉन्ड एनर्जी के। कोई बेसिक सेंटर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग H प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा, भाई उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बात समझ रहे हैं? तो देखिए भाई, NH3 और PH3 अगर देखें, और भी देखेंगे बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब कंपैरिजन है। तो NH3 और PH3 में NH3 इज मोर बेसिक, क्योंकि ये भाई 2p प्लस 1s बॉन्ड बनाएगा इसके लोन पेयर से, और ये 3p प्लस 1s बॉन्ड बनाएगा। आप समझ रहे हैं? और भाई इसके अलावा नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो sp3 ऑर्बिटल में है। तो भाई यहाँ पे इसे स्टीरियोकेमिकली एक्टिव sp3HO एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कन्फाइंड है। ये जो है वो हाइब्रेशन नहीं होता है इसमें भाई। ये क्या आ गया, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव भाई s ऑर्बिटल में है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड, हर एक डायरेक्शन में एक जैसा, ऐसा करके हम बोल रहे हैं। और भाई इसीलिए मतलब ये डिस्पर्स्ड होगा तो कम बेसिक होगा। तो NH3 PH3 में PH3 कम बेसिक है भाई। और उसके दो रीजन हम स्टेट करते हैं, एक तो N के लोन पेयर का H प्लस के साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, और एक N का लोन पेयर एक डायरेक्शन में कन्फाइंड है, जबकि P डिस्पर्स्ड है स्फेरिकल स्पेस में। कॉपी कर दीजिए बच्चों जल्दी से। सर आपने वो HE क्या लिखा है पहले पहले NH3 के नीचे? क्या HE? हाँ, NH3 के नीचे क्या लिखा है सर आपने? ये HE लग रहा है। नहीं नहीं सर, वो ऊपर वाला है NH3 सर। H2O। अच्छा ओके। क्या बात है, इनको H2O H2S ये समझ में नहीं आया कि H2O है। क्लियर दिखनी है। हाँ, तो ये दिख रहा है बेटा आपको, इससे आप एस्टिमेट नहीं लगा पाए कि H2O है। कॉमन सेंस के दुश्मन है भाई साहब हमारे। उन्होंने कहा है कि कॉमन सेंस दिखेगी तो डंडा लेके ये मारूंगा। तो HE ऐसे दिख रहा है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। HE कौन सा कंपाउंड होता है बेटे? HE ऐसे। अच्छा HESC, ये कौन सा कंपाउंड होता है? हीलियम के कंपाउंड बनते हैं? अभी समझ गया, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, जीनियस हो आप। प्लस बच्चों जल्दी करिए। डन सर। आंसर।
तो भाई ने कहा है कि कॉमन सेंस को देखते ही गोली मार दूंगा, कह रहा है मतलब कि अगर कॉमन सेंस कभी भी दिख गई तो शूट कर दूंगा फेस पे, मतलब 6 की समझ रहे हैं? HES ही कर दूंगा, लेकिन H2O नहीं सोचूंगा, H2S से पहले। बेटे मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऐसा ही नहीं बनना है। बाकी बच्चे जो है उनके लिए भाई रोल मॉडल है, आपको ऐसा नहीं बनना है ना? तो कोशिश करिए तो कि आपको हीलियम के कंपाउंड्स ना दिख रहे हो, है ना? चलिए, तो भाई हमने क्या किया, तो देखिए भाई बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा नीचे जाने पे कम होगा। अगर ये आप H2 नहीं पढ़ सकते तो मुश्किल होगा आपको पढ़ना मेरे साथ। I would say कि आप में इतने कॉमन सेंस नहीं है कि ग्रुप 15 16 17 के हेडर चल रहे हैं और आप इसे HEHC पढ़ रहे हैं, तो होपलेसनेस है बेटा ये, मतलब मैं आपको बताता हूँ बहुत मुश्किल होगी कहानी। एनीवेज, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ पे ये जाएगी इस तरह से। मतलब ये तो इनफैक्ट बेसिक भी नहीं है, ये क्या है भाई, एसिडिक है, तो हमें एसिडिक स्ट्रेंथ पे H2O। क्या रीजन होता है इसका? हम्म, HESC बताओगे? हाँ भाई, HESC सर क्या नाम है तुम्हारा? सर नील नील? हाँ भाई नील, बताओगे बेटा इसका रीजन क्या होता है बच्चे? सर क्या बताना सर? भाई इसका रीजन बताना है, और क्या बताना है, पूछ तो रहा हूँ। क्या बताना है, ऐसे सर इसका रीजन बता सकते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर बॉन्डिंग का रिलेशन है सर, क्योंकि आई आई ज्यादा बॉन्ड होता है तो अरे वाह, चलिए भाई जाने दीजिए। आयोनाइजेशन ज्यादा होगा इसके लिए होगा क्या? हाँ बेटे, GOC में आपने पढ़ा होगा ये, तो है ना? माइनस चार्ज का सर स्टेबिलिटी। एसिडिक हाइड्रोजन ड्रॉप करो और नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी चेक सर करो। कॉन्जुगेट बेस मतलब, है ना? मतलब तो अब मैं GOC नहीं पढ़ा सकता, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ही होता है। अब देखिए भाई, रिड्यूसिंग एबिलिटी देखते हैं। तो बेस में भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और एसिड में भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, लेकिन ये सॉरी, मतलब बेस में भी ये बेस में भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट में भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो बेसिसिटी इज आल्सो एन एक्ट ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिड्यूसिंग एबिलिटी इज आल्सो एन एक्ट ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ हाउ डू दे डिफर? मतलब ये डिफरेंट कैसे है? तो बेटे डिफरेंट ऐसे है कि लाइक रिड्यूसिंग एबिलिटी मतलब डिपेंड्स ऑन दिस, डिपेंड्स ऑन E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हाई होगा तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और ये डिपेंड करेगा आयनाइजेशन एनर्जी पर सीधे। थर्मोडायनेमिकली माइनस NF E नॉट इक्वल टू डेल्टा G होता है, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। तो रिड्यूसिंग एबिलिटी जो होगी वो नीचे जाने पे पड़ेगी भाई, बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो नीचे जाने पे कम होगी। देखिए ग्रुप 15 में ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि दोनों अलग अलग ऑर्डर है। और भाई मोस्ट डिफिकल्ट टू बी ऑक्सीडाइज्ड, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, एंड मोस्ट इजीली ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो ये आ गया भाई रिड्यूसिंग एजेंट का। और इसीलिए अगर आपको याद हो तो अमोनियम सल्फेट को अगर हमने हीट किया था, तो भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट में बताया था GOC, ये GIC, NH3 प्लस SO3 प्लस H2 बनता है, और NH4 प्लस के साथ भाई SO4 माइनस 2 एक्ट एज नॉन ऑक्सीडाइजिंग anion due to poor reducing nature of NH3। तो ये भाई कॉपी कर दिए, पहले ऊपर का लिख दीजिए, नीचे वाला दिखा देता हूँ, थोड़ा जल्दी करिए। आंसर डन। डन सर।
डन। अब भाई प्रोड्यूसिंग एबिलिटी देख लिया, अब क्या देखें, इसका तो आपने देखेंगे ऐसे ही देखिए भाई वाटर HESE ऐसे ही लिख दिया मैंने, बोल रहा था साथ साथ। HESE नया कंपाउंड है H2S, और ये ये भी HESE हो सकता है, ये HET हो सकता है। तो रिड्यूसिंग एबिलिटी जो होगी भाई वो क्या होगी, नीचे आने पे यहाँ पे भी नीचे आने पे पड़ेगी, एंड दिस इज अगेन मोस्ट डिफिकल्ट टू बी ऑक्सीडाइज्ड, और इसीलिए वाटर इतना भाई एक्यूमुलेटेड है कि अगर वाटर आसानी से ऑक्सीडाइज होता तो एटमॉस्फेयर तो ऑक्सीडाइजिंग है, O2 आराम से प्रेजेंट है, तो वाटर लेकर ऑक्सीडाइज नहीं होता। और ये भाई दिस इज अ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये बात हुई, और भाई ऐसे ही HF HCl HBr HI, दिस इज भाई नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, ये रिड्यूसिंग होगा ही नहीं, F- से F2 जाएगा ही नहीं, और बहुत ही रेयर एक रिएक्शन होती है भाई ये वीकली रिड्यूसिंग। और मैं बहुत बार अब ये 2-3 बार बता चुका कि भाई नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय SO3 और Conc H2SO4, एंड भाई most easily oxidized, and both are oxidized by Conc H2SO4 और SO3। भाई ये देखिए, ठीक है, और क्या बता दूं, ग्रुप स्टडी हो गई, करिए कॉपी करिए पहले इतना। भाई H2S का रिड्यूसिंग एक्शन आपको पता होना चाहिए, H2S प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फर प्लस रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये येलो PPT और वाइट टर्बिडिटी। There are few exceptions, except this is the most important exception, plus F2, यहाँ पे SF6 और HF और H2F2 बनेगा, या बच्चा बाटी डन है। 1 सेकंड सर। यस सर, डन। यस सर डन। अब देखिए आयोडाइड वाली बात जो थी वो हमने कहीं देखी थी क्या, I- का रिड्यूसिंग नेचर होने की ऐसा कुछ? देखिए CuF2 हुआ, CuCl2 हुआ, दे आर फेयरली स्टेबल, बट CuI2 जो होता है बताया था मैंने, ये Cu2I2 और I2 में चेंज होता है, और इसको ब्राउन PPDS आता है इसका, और बताया था ये I3- बनने की वजह से आता है नॉल, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा भाई। ऐसे ही देखिए SnI4 SnI2 और I2 बना देता है। कुल मिला के एक आयोडाइड ये बता रखा है, इसमें आयोडाइड एक को रिड्यूस करेगा तो अस आयोडाइड प्लस I2 रिलीज होगा, ठीक है। और ये I- की बात कर रहे हैं तो ठीक ही है,
अब हमने कोवेलेंट हाइड्राइड्स में देखिए बीपी और रिड्यूसिंग एबिलिटी, बेसिक स्ट्रेंथ, इन सब की बातें करें। अब एक डिवीजन और बहुत ही सिंपल सा डिवीजन है, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट हाइड्राइड्स जैसे CH4, इनका ऑक्टेट पूरा है, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट जस्ट भाई। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स जैसे कि भाई अमोनिया हाइड्राइड है, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर वाला सेंटर भी है, H2O, भाई अल्कोहल, इवन HX एक्सेट्रा, ठीक है। और भाई एक है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स और भाई BH3 ALH3 एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है बात करेंगे, मेरे कॉपी कर दीजिए। सर आपने वो राइट में BH3 लिखा है ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के नीचे? वहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के नीचे BH3 है ना? यस बेटा। डन सर। एक मिनट। तो अब देखिए भाई, बोरोन के हाइड्राइड्स को थोड़ा सा ध्यान देंगे। मतलब बोरोन के हाइड्राइड वैसे ज्यादा तो हम कवर करेंगे बोरोन फैमिली में, बट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ दो टाइप्स होते हैं, नीडो बोरेन्स और रिचनो बोरेन्स। इनका फॉर्मूला PnHn+4 PnHn+6। और भाई बहुत सारे हाइड्राइड्स होते हैं, 15 से 20 हाइड्राइड होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इलेक्ट्रिकली एक ही पढ़ना होता है, डाइबोरेन। और डाइबोरेन की भी तो हम बॉन्डिंग ही देख रहे हैं सर यहाँ पे। H भाई विशाल जन ने बॉन्डिंग में पढ़ाया होगा, PH तो ये T, ये P, HT टर्मिनल, H, HP ब्रिज्ड, H, ठीक है। और भाई यहाँ पे ओवरलैप कैसे होता है, H, ये H,
देखिए इसका वेकेंट ऑर्बिटल इससे ओवरलैप कर रहा होगा, इसका वेकेंट ऑर्बिटल इससे कर रहा होगा, और फिर यहाँ पे ये एच और ये ऐसे एच होगा। मतलब भाई यहाँ पर भाई हमने एच टी बोल दिया, एच पी बोल दिया, और हाइब्रिडेशन जो होगी वो sp2 प्लस देखिए ये वेकेंट p इससे ओवरलैप कर रहा है, तो प्लस p वेकेंट ऑर्बिटल गोस टू sp3। और क्योंकि इंटरनल बॉन्ड्स में भाई प्योर p ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है, तो मैं एक छोटा सा नोट भी दे दूंगा भाई, इंटरनल बॉन्ड्स में p कैरेक्टर ज्यादा होता है और इसीलिए p कैरेक्टर ज्यादा होगा तो एंगल जो होगा वो कम होगा। एंगल इस तरह से होता है। अब बाकी बॉन्ड पैरामीटर्स की बात भी करेंगे, पहले ये कॉपी कर लीजिए। सर आपने sp2 प्लस क्या लिखा है आपको? p वेकेंट ऑर्बिटल। अच्छा ओके ओके थैंक यू। Done, sir. Anyone remaining? 1 minute. Done, sir. डन सर। देख लीजिए इंटरनल बॉन्ड्स हैव हायर p कैरेक्टर देन एक्सटर्नल बॉन्ड्स। देन एक्सटर्नल बॉन्ड्स, Could you please repeat? इंटरनल बॉन्ड्स में p कैरेक्टर एक्सटर्नल से ज्यादा होता है बेटा। कैन यू ट्रांसलेट? या अब देखिए भाई इन दोनों में कंपैरिजन करना है, सोचिए जरा, सिंपल चीज है। So terminal वाला bond length will be less because low p character than bridged वाला. Yes, sir. And B का उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा वाले का नाम सहर्षल। अच्छा देखते हैं। हाँ भाई, तो देखिए मतलब हम कहते हैं कि लेंथ जो होती है वो टर्मिनल की कम होती है, ब्रिज की ज्यादा होती है। एक तो हमने यही कहा कि पी कैरेक्टर ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि 3 न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर रिपल्शन भी कुछ होगा, लेंथ बढ़ जाएगी। दिख भी रहा है कि 3 एटम के अक्रॉस। बॉन्ड एनर्जी इसमें उल्टा नहीं होता है। दिस इज वन ऑफ द रेयर केस जहाँ पे बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाती है। मतलब यहाँ पे भले ही बॉन्ड लेंथी है, 3 एटम है, बट बॉन्ड पेयर पर 3 न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, तो बॉन्ड एनर्जी होती है वो ब्रिज वाले की ज्यादा होती है, टर्मिनल वाले की कम होती है। और ये रिएक्शन से भी रिफ्लेक्ट होता है। नंबर ऑफ 2C2E बॉन्ड्स सिंपली दिख रहा है
ये 2C2E है, फिर ये 2C2E है, दिस इज ऑल्सो 2C2E एंड दिस इज ऑल्सो 2C3 3C2E। इसमें कुछ लोग 4 कर देते हैं, वो गलत है, 2 होंगे। एक ये पूरा बॉन्ड जो होगा ना, ये पूरा 3C2E और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये 2 भाई, और मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन सेम प्लेन अगर देखें तो H को हम मान सकते हैं कि पेपर के प्लेन में है, ये H ऊपर, ये H नीचे। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन सेम प्लेन जो होंगे वो 6 आ सकते हैं। दोनों बोरोन सेंटर जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और भाई इसके अलावा मतलब अदर पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स आर BH2N, ये सब होता है। या Sir, can you repeat why the bond length and bond energy for for BHB is greater? Shouldn't it be because there are inverse? 3 centers which are attracting 2 electrons, so nuclear attraction is higher. Oh, okay. Thank you, sir. जल्दी करिए। सर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन सेम प्लेन 6 हैं, इसलिए क्योंकि दोनों में से कोई मतलब टर्मिनल एटम 2 होंगे प्लेन में, राइट? कोर्स तो टर्मिनल होंगे 2, ये 1 होगा, इन सबको मिला के 6 हो रहे हैं, तो सबको मैं समझा नहीं आपकी बात में क्या पूछना चाहते हो। सर एट अ गिवन टाइम बोरॉन से जुड़े हुए 2 टर्मिनल हाइड्रोजन प्लेन में होंगे, राइट? भाई देखो, मतलब आप प्लेन, आपने 3D पढ़ लिया क्या मैथ्स में, यस सर। है ना? प्लेन की डेफिनेशन क्या होती है? 3 पॉइंट दुनिया में कहीं भी लाई कर रहे हो, मतलब दुनिया में कहीं भी, एक यहाँ पर, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक अंटार्कटिका पे, तो वो पॉइंट भी सेम प्लेन में होंगे। बेटा बोलो हाँ। यस सर। ये बोरोन है, ये एच है, 3 पॉइंट है, ऑफ कोर्स होंगे, तभी हमने कहा है। सर एक बार 2C2 बॉन्ड्स और 3C2 बॉन्ड्स वापस बताएंगे क्या? नहीं बेटा, आप बताइए आपको क्या डाउट है। यस, कॉपी कर लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. इसमें आप देखिए 2C2 अगर आप नहीं गिन पा रहे तो मैं क्या बताऊंगा बेटा। आप देखिए, मतलब आप ये नहीं मुझसे पूछ सकते कि आप बोरोन क्या होता है, मतलब बोरोन का हाई, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं मैं आपको, सिंबल सिखाऊं, मतलब यार इतना नहीं जा पाऊंगा मैं कि आप बेरिलियम का सिंबल सिखा सकते हैं क्या? नहीं, मैं सिंबल नहीं सिखा सकता। 2C2 ही मतलब बिल्कुल साफ दिख रहे थे। 3C2 में आपको कोई डाउट हो आप पूछिए कि मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं जरूर बात करूंगा। बट मैं हर चीज को दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा यार, कि मतलब मैं एक बार बताया फिर आप ये दोबारा। आज लेक्चर के स्टार्टिंग में ही भाई वो कह रहा है कि वो मेरे को डाउट है, उसमें क्या डाउट है? उसे कुछ याद ही नहीं है कि वो एग्जैक्टली क्यों होता था, ये हमने करा। आई विल नॉट बी एबल टू रिपीट एवरी मतलब टॉपिक 2 times यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कंपाउंड इज वाटर। लिखिए, सिलेबस का ऐसे ही इशू है और आपका सबसे पीछे बैच है। लिखिए वाटर, और ये कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस। उसके बाद देखिए, प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और नेक्स्ट, हाई स्पेसिफिक हीट। हाई स्पेसिफिक हीट
भाई हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई हीट ऑफ वेपरेशन। मैक्सिमम डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पर होती है बच्चों, 4 पे कि 0 पे? So 4 degree. 4 4 degree. डिग्री। 4 होती है ना, हाँ। तो मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल conductivity, next due to hydrogen bonding, ice has open cage structure, ice has open cage structure, आपने कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला है? मैंने कोई सा भी हाइड्रोजन नहीं बॉन्डिंग। इसमें आप बता सकते हो इंटर है कि इंट्रा है वाटर में? इंटर। हाँ यार मतलब आप मैंने बता कहा सकते आपस में ही है। हाँ, दो मॉलिक्यूल के बीच में होगा ना। तो यार वाटर में इंटर एज बॉन्डिंग होगा, इंटर नहीं होगा। मैं ये नहीं जा सकता इस लेवल पे यार, मतलब समझिए बात को। मैं ये थोड़ी पढ़ा रहा हूँ बेटे कि वाटर में इंटर एज बॉन्डिंग होता है। अपने आप सोचिए यार इस बात को, वाटर में कौन सा एज बॉन्डिंग होता है क्या है? हाँ भाई, तो क्या लिखा है मैंने, आइस हैज ओपन केज स्ट्रक्चर एंड बिकॉज ऑफ दिस इट हैज लोअर डेंसिटी देन वाटर, बिकॉज ऑफ इट हैज लोअर डेंसिटी देन वाटर। ठीक है। अब देखिए भाई, ये एच बॉन्ड बनेंगे तो मतलब यहाँ पे ये इस तरह से कैविटीज यहाँ पे, मतलब इसके आइस के स्ट्रक्चर में, सॉलिड स्टेट में आपको आइस का स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलेगा। और भाई इस तरह के कैविटीज होंगे, इसीलिए आइस का ओपन केज स्ट्रक्चर बोलते हैं। और भाई इसीलिए आइस फ्लोट करता है वाटर पर। अब देखिए वाटर के बारे में बात करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड भाई एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। बेसिक होगा H प्लस के साथ या लुइस एसिड के साथ, और एसिडिक होगा with bases more stronger than OH minus। जो HO minus ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है उनके साथ ये एसिड की तरह एक्ट करेगा। अब H2O एज एन एसिड, रिएक्शंस लिख रहा हूँ अपने आप, और ये मेरे साथ साथ कॉपी कर दीजिए भाई। देखिए यहाँ पे भाई तीनों केसेस में RH आएगा। यहाँ पे NH माइनस दे रहा है तो H रिलीज होगा भाई। NaOH ऑब्वियस सा प्रोडक्ट है। यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे H2, अमोनिया, बेंजीन, ब्यूटेन, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड। जरूरत नहीं है साइड प्रोडक्ट लिखने की, आप चाहे तो लिख सकते हैं। ये मैंने बताया रिएक्शन एज एन एसिड। और भी रिएक्शंस की बात करेंगे, कॉपी करिए पहले। Notice sir. Done sir. वेट
सर R2CuLi के साथ लाइक दोनों लाइक क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड एंड लिथियम हाइड्रोक्साइड दोनों बनेंगे, राइट? क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो जाता है बेटा CO2 में। ओके सर। Noted. डन। ये आपकी लिखने की स्पीड आज फिर वैसी है जो पहले हमेशा वैसे हुआ करती थी, और ऊपर से आज आप HESE और बहुत खतरनाक खतरनाक गेम भी खेल रहे हैं। वाटर में H बॉन्डिंग कौन सी होती है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, इस पे आने वाले हैं हम लोग अभी। चलिए करिए भाई, वाटर के साथ रिएक्शन अपने आप पूरी कर दीजिए यार। इट इज क्वाइट सिंपल रिएक्शन, नॉट अ बिग डील। क्या कहते हैं, पूरी कर दिए? यस सर। क्या क्या गया? तो पहले में H2, फिर R से ट्रिपल बॉन्ड CH, PROH, PHOH, RCOH and RSO3. अच्छा क्या बात है। तो भाई देखिए इसीलिए मैंने पूछा था। तो यहाँ पे PHOH और OH माइनस बना रही जनता, यहाँ पे RCOH और OH माइनस, यहाँ पे RSO3H और OH माइनस, ये पॉसिबल ही नहीं। तो ये नहीं होगा। RSO ये मच स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ जा रहा है, इक्विलिब्रियम नहीं होता है, ऐसा वीक एसिड वीक बेस की तरफ जाता है, तो ये इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसमें भी बहुत कम होता है, हाइड्रोलिसिस थोड़ी बहुत होगी, बट ओवरऑल कार्बोक्सिलेट को प्रोटोनेट करने के लिए कभी भी हम H2 नहीं लेंगे। कभी भी अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में RCO माइनस बन रहा है और RCOOH बनाना है, तो हम H3 प्लस लेते हैं, वाटर से नहीं होगा ये भी वाटर से लेना ऐप्ट नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई मतलब H2O भाई यूज होगा टू प्रोटोनेट bases stronger than HO माइनस। अब देखिए ग्रुप 1 मेटल्स के साथ रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वैसे तो सबके साथ है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3, बाकी के साथ ग्रुप्स में आएगी। ग्रुप 1 और 17 यहीं पे बताऊंगा। और ग्रुप 1 के साथ भाई सारे ग्रुप 1 एलिमेंट रिएक्ट करते हैं, मतलब भाई अगर हम इधर जाएं तो रिएक्शन बिकम्स मोर एंड मोर वायलेंट, मतलब throwing cesium in a tub of water is like equivalent to throwing a hand grenade in water, इतना वायलेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये कॉपी कर दीजिए। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। अब देखिए भाई इसमें ये पूछ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है कि भाई ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन रिएक्शन विद वाटर क्या होगा?
increases down the road. Sir, increases. CS से ज्यादा होगा. CS ज़्यादा होगा तो वेरी गुड बेटा भाई. ऑर्डर ऐसे होता है, लिथियम सबसे ज़्यादा होता है एंड इट इज इन अकॉर्डेंस विद हाइड्रेशन एनर्जी. मतलब वो भी भाई ऐसे ही होती है, Li प्लस की Na प्लस ज़्यादा, K प्लस, फिर Rb प्लस, फिर Cesium प्लस. तो देखिए मैं लिखवाऊंगा कि अब इसमें रीजन क्या होता है कि Bp एंड Mp अगर हम बात करें तो लिथियम नीचे जाते हैं तो कम होता है. तो लिथियम सॉलिड होता है, जब इसको अगर पानी में डालते हैं सॉलिड स्टेट में रहता है भाई. एक्सपोजर ऑफ रिएक्टर्स नॉर्मल है. सोडियम ऑनवर्ड क्या होता है, सोडियम थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लगता है सरफेस पर, सरफेस पर मेल्ट हो जाएगा तो रिएक्टर्स का एक्सपोजर ज्यादा होगा. सीजियम रुबिडियम में तो ये वेपराइज भी होने लगता है, वाटर वेपर्स होंगे उनके साथ वेपर में टच में आ जाएगा. मैं लिखवाऊंगा कि ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव होने का रीजन होता है कि रिएक्टर्स आर गेटिंग हाई एक्सपोजर टू ईच अदर व्हिच मेक्स द reaction to get very high exposure of reactants or very high number of effective collisions. बट ये काइनेटिकल मतलब फैक्टर है और थर्मोडायनेमिकली ऐसा कुछ भी नहीं है. लिथियम में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज. तो लिखिए इस बात को, इन रिएक्शन ऑफ ग्रुप 1 विद वाटर, इन रिएक्शन ऑफ ग्रुप 1 metals with water, reaction keeps on getting more and more violent on going down. Reaction keeps on getting more and more violent on going down, and that is due to kinetical reasons and not due to thermodynamical reasons and not due to thermodynamical reasons. Thermodynamical reasons or next point, on going down, the BP and MP of metals, BP and MP of group 1 metals decreases. BP and MP of group 1 metals decreases, and heat of reaction becomes enough, and heat of reaction becomes enough to melt or to even vaporize the metal, to melt or to even vaporize the metal, which provides very high exposure of reactants to each other, which provides very high exposure of reactants to each other, and contributes to violent nature of reaction. Violent nature of reaction. और नहीं ठीक है, अच्छा लग रहा है. अब देखिए भाई action of water on group 17 elements. Group 17 elements में oxidizing ability पहले तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा भाई, देन आयोडीन. और फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होता है 2.87 वोल्ट. ठीक है. अब देखिए F2 प्लस H2O इसको ऑक्सीडाइज करेगा HF और H2F2 प्लस O2 में. मतलब भाई डेल्टा G इज
हाईली नेगेटिव मतलब हाईली फेवरेबल। और फ्लोरीन और H2O अगर विगरस कंडीशंस हो, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे करा रहे हो, we get H2F2 plus O2, it is ozonized ऑक्सीजन, मतलब दिस इज O2 प्लस ओजोन, मतलब ओजोन तक बन रहा होता है फ्लोरीन और वाटर के रिएक्शन में। ठीक है, विगरस कंडीशन। तो पहले लिखिए, फिर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के बारे में बात। Noted. Noted, sir. Yes, sir, done. अच्छा बेटी डन है। यस सर। सर आपने जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लिखे वो वाटर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है राइट? वाटर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट मतलब सर मतलब वाटर के अंदर उनकी मेल्टिंग पॉइंट ये हो जाती है सर, लोअर राइट? क्यों? ओके सर बॉइलिंग सॉरी। मेल्टिंग पॉइंट तो नॉर्मल स्टेट होता है ना, मतलब किसी का कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट है, वैसे थोड़ी होता है वाटर में बॉइलिंग पॉइंट। वाटर में बॉइलिंग पॉइंट मतलब कैसे होगा, समझा नहीं। सॉरी सर, माय मिस्टेक। वाटर में कुछ नहीं है, मतलब तो बीपीएमपी नॉर्मल ऑर्डर होता है, मतलब ये वाटर में, अल्कोहल में, इसमें उसमें सब में सेम है ना। चलिए, तो भाई फ्लोरीन के साथ बताया, अब क्लोरीन के साथ देखिए H2O, HCl और O2, डेल्टा जी नेगेटिव है, लेकिन भाई काइनेटिकली अनफेवरेबल, और रीजन कुछ नहीं है, मतलब वेरी स्लो रिएक्शन। तो लेकिन होता है, मतलब फेवरेबल है, बट इससे पैरेलल में HCl और HOCl काइनेटिकली मोर फेवरेबल और फास्टर रिएक्शन। ठीक है, ब्रोमीन के साथ भी ऐसे होता है। आयोडीन और H2O को देखें तो Hi प्लस O2, इसके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, मतलब एंडोजर्निक रिएक्शन, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं होगी, बल्कि उल्टा जो रिएक्शन होगी उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे एक नोट लिखवा दूंगा कि आयोडीन में भाई, आयोडीन वाटर को ऑक्सीडाइज तो कर ही नहीं सकता, उल्टा HI अगर या आयोडाइड सॉल्ट्स को ओपन रखेंगे तो क्या होता है, मतलब ये वॉयलेट फ्यूम्स आने लगते हैं आयोडीन के। एंड ऐसा क्यों? तो एटमॉस्फेरिक O2 से ऑक्सीडेशन की वजह से। जनता जनार्दन लिख दीजिए। Noted. Done, sir. तो लिख दीजिए, आयोडीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज वाटर। आयोडीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज वाटर, और and in fact HI or iodide salts, and in fact HI or iodide salts gives violet fumes of iodine due to oxidation by atmospheric O2, due to oxidation by atmospheric O2,
ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एरियल ऑक्सीडेशन। और देखिए हाइड्रोलिसिस है अलग अलग कंपाउंड्स का, भाई यहाँ पे आधा पेज छोड़ दीजिएगा, रेफर टू जीआईसी। और ये कोवेलेंट कंपाउंड्स का यहाँ पे 1 पेज छोड़ दीजिएगा, रेफर टू जीआईसी। करिएगा डन सर। और यहाँ तक तो कर लिया, तो ये लिखना। तो हाइड्रोलिसिस हमने करा हुआ है, उसको भाई चाहे देख के लिख दें, जो भी सिंसियर है ना, मतलब तो उससे भी कम से कम याद होगा। बिना देख के लिख दे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन लिखिएगा मतलब। और मतलब मैं रिपीट नहीं करा पाऊंगा यार, मतलब पहले भी कराया और किसी बैच में नहीं कराते, मतलब ना किसी बैच में कराया। तो ये हुआ हाइड्रोलिसिस ऑफ, ये देखिए। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स। मैंने आपको कार्बाइड्स बताया कि C1 C2 C3 क्या होता है। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो C1 C2 C3, C1 हाइड्रोलाइज होके क्या होता था बच्चों? Sir, CH4I. वही CH4, इसमें HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखिए ये क्या होते थे, P2C, भाई Al4C3, ये Na2C2 K2C2 CaC2 BaC2 Ag2C2 Cu2C2 और ये। और हाइड्रोलिसिस पे मतलब ये तो पता ही है क्या देंगे भैया, सारे के सारे HC ट्रिपल बॉन्ड CH देंगे, ठीक है। इनके साथ हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वाटर इंसॉल्युबल है, तो डाइल्यूट HCl से करा जाएगा और इससे भी इथाइन आएगा, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड वैसे हम पहले भी कर चुके, बट फिर भी मैंने एक ग्लिम्स दे दिया आपको। कॉपी कर दीजिए। Done, sir. Done, sir. बच्चा पार्टी ऐसे Yes, sir. अब कार्बाइड चले गए। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइड्स देख सकते हैं। और देखिए बहुत ही सिंपल चीज है वैसे तो, आयनिक नाइट्राइड्स जितनी भी हैं हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या आएगा, अमोनिया रिलीज होगा। भाई हाँ भाई ये रूबी रेड LiOH MgOH होल ट्वाइस ऑलमोस्ट इंसॉल्युबल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल ट्वाइस, और सभी में अमोनिया रिलीज होगा। CnCn तो इसे साइनामाइड बोला जाता है, कैल्शियम साइनामाइड। और Ca+2 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N माइनस माइनस, ये स्ट्रक्चर होता है। देखिए हाइड्रोलाइज करेंगे तो कैल्शियम का पहले हाइड्रोक्साइड बनेगा,
और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में कार्बन क्या है, ये डाइपोल का पॉजिटिव एंड है, तो डाइपोल का पॉजिटिव एंड है तो इसमें OH जाएगा, CO2, और CO2 से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 CaCO3 और अमोनिया रिलीज। और CnCn इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इट इज obtained by combination of CaC2 plus nitrogen, it gives CnCn plus C, and this is, मतलब मैं बता देता हूँ, जैसे डन तो पहले लिख लिया आपने, अच्छी बात है यार, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये नाइट्रोलियम इसको बोलते हैं, एंड दिस इज अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, सोर्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो ये लिख दीजिए भाई जल्दी। Sir. सर वो नाइट्रो डीएम है कि डिम है? नाइट्रोलिम एल। अच्छा अच्छा। अरे यार, Done, sir. डन सर। अब देखिए भाई, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रेट्स देखिए, फॉस्फाइड्स देख सकते हैं, और आयनिक फॉस्फाइड्स वाटर करेंगे तो PH3 smells of rotten fish plus traces of P2H4। मतलब जनरली हाइड्रोलिसिस से अगर PH3 मिलता है तो वहाँ पे ट्रेसेस मिलते हैं, PH3 की ज्यादातर रिएक्शन से मिलते हैं, जब भी PH3 बनता है P2H4 थोड़ा बहुत बनता है, C3P2 ALP, तो ये एग्जाम्पल बहुत है। PH3 रिलीज होगा, तो ये हो गए फॉस्फाइड और आयनिक हाइड्राइड्स के साथ आयनिक हाइड्राइड्स प्लस H2O, H2 रिलीज होगा, यहाँ पे NaOH KOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सब में H2। आप दीजिए बच्चों जल्दी से। डन सर। Sir, among phosphides and nitrides, which is more reactive towards H2? बताइए कौन ज्यादा बेसिक होगा, आप बताइए। So nitrides. ऑफ कोर्स नाइट्रेट ज्यादा बेसिक होंगे। कर लीजिए। Done, sir.
अब आयनिक हाइड्राइड्स की बात कर दी। नेक्स्ट है देखिए, बहुत सिंपल है ये, मतलब ये तो मेरे साथ साथ आप लिख ही सकते हैं। विद मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ क्या बनाएगा? ये अगर सॉल्युबल है तो हाइड्रोक्साइड बना देगा। देखिए बेटा, इसका माइक ऑन है, मतलब मैं अगले 1-2 मिनट में आपको बाहर मतलब करने वाला हूँ, आई एम सॉरी। तो आप इससे पहले ऑफ कर लीजिए, तो आप रहेंगे, नहीं तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा। ठीक है, थैंक यू। तो मेटल ऑक्साइड प्लस H2O, मेटल हाइड्रोक्साइड और Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड। Al2O3 बहुत ज़्यादा वाटर सॉल्युबल नहीं होता, मैंने लिखा भी नहीं है, तो बहुत ही चिंतित है। मतलब NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि पेरिटा वाटर भी कहा जाता है। अब ऐसे ही है विद नॉन मेटल ऑक्साइड। बताया कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वाटर के साथ कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे SO2, SO3, N2O5, X2O7। यहाँ पे देखिए H2SO4, सॉरी, यहाँ पे इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूँ। H2SO4, HNO3, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट HXO4, HX3। ठीक है, करिए। That's sir. तो वो H2O7 है क्या? हाँ बेटे, X2O7 है। Done, sir. यस सर, डन। तो इसमें देखिए रिएक्शन बैकवर्ड ज्यादा आती है, फॉरवर्ड कम जाती है, इसलिए मैंने उधर से हटा दिया था। ऐसे देखा H2SO3। फिर इसमें मिक्स्ड एनहाइड्रेट बताए थे, आपको याद है कि नहीं मुझे पता नहीं। फिर भी इसमें एक ऊपर और एक नीचे की एसिड से ले लेते हैं। HNO2 प्लस HNO3, यहाँ पे +4 में तो HClO3 +5 और HClO2 +3। यहाँ पे H3PO4 और H3PO3। C3O2 में अगर याद हो तो मेलोनिक एसिड बनता था ये, विद मैकेनिज्म बताया था। तो ये हो गए भाई नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। और वाटर की हमने भाई ठीक ठाक रिएक्शन पढ़ ली। नेक्स्ट इज हैवी वाटर। भाई हैवी वाटर मतलब D2। और अब देखिए D2O H2O से ज़्यादा होगा भाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि बॉन्ड हल्के से ज़्यादा पोलर है। टेम्परेचर ऑफ मैक्स डेंसिटी
डेंसिटी, हीट ऑफ वेपराइजेशन और पे विस्कोसिटी x, ठीक है। और H2O D2 से ज़्यादा होगा इन टर्म्स ऑफ, एक तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्योंकि बॉन्ड वीकर है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का, एंड इसीलिए रिएक्टिव भी H2O ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू D2। करिए टॉपिक ऊपर वाला करिए, नीचे वाला दिखाता हूँ। Noted, sir. एक बार नीचे का पार्ट दिखेंगे थोड़ा सा। Done, sir. सर आपने वो टेम्परेचर ऑफ क्या लिखा है? बच्चों कर लिए क्या? तो विस्कोसिटी D2O ग्रेटर देन H2O में आएगा ना? थैंक यू सर। सर आपने वो टेम्परेचर ऑफ क्या लिखा है? बहुत मुश्किल चीज है वो, मैक्सिमम डेंसिटी है वो। अच्छा, मैक्सिमम। ओह तो अब भाई हेडिंग डालिए हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, और थोड़ा सा थ्योरी लिखवाऊंगा भाई, है ना? भाई लिखिए भाई, वाटर हैविंग नो इम्प्योरिटीज ऑफ, water having no impurities of soluble salts of magnesium, water having no impurities of soluble salts of magnesium and calcium, like bicarbonates, like bicarbonates, the sulfates and bicarbonates, sulfates and chlorides, is known as soft water. Is known as soft water, comma, it readily forms, it readily easily forms lather with soap solution, lather with soap solution, ठीक है। Next, distilled water and rainwater are distilled water and rainwater are common sources of soft water. Are common sources of soft water. ठीक है। Next, water containing
water containing soluble salts of water containing soluble salts of calcium, magnesium, soluble salts of calcium, magnesium, ब्रैकेट में बाइकार्बोनेट, क्लोराइड and sulfate, bracket closed, is called as the hard water, or next it do not form lather with soap solution. Yeah. अच्छा, ठीक है. It do not form lather with soap solution. Next point, भाई sea water, tap water, river water are common sources of hard water. ठीक है. और भाई अब देखिए सोप में क्या होता है, मतलब ये लेदर क्यों नहीं बनता है इसकी बात करते हैं. तो सोप इज बेसिकली, लिखवाऊंगा वैसे, RCOONA, sodium salts of high molecular mass, carboxylic acids. ठीक है. तो अब RCOONA अगर ये हार्ड वाटर से वही रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे RCO twice Ca ये वाइट ब्यूटी आएगा. अच्छा, तो यहाँ पे देखिए मतलब होता क्या है, ये वही कैल्शियम मैग्नीशियम ये बन जाता है और ट्वाइस Na+, और ये जो होता है भाई ये सेटल हो जाता है नीचे, मतलब इसको बोलते हैं भाई स्कम बोलते हैं इसको. तो स्कम बनने की वजह से मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वाइट सॉलिड डिपॉजिट आने लगेंगे एंड ऑल. तो भाई ये इंटरेक्शन होता है सोप के साथ. इसको मैं वर्ड से भी लिखवाऊंगा, पहले कॉपी कर दीजिए जल्दी से. Done, sir. सर हार्ड वाटर के हम लोग बोरवेल वाटर भी बोल सकते हैं ना एग्जाम्पल. आप पहले बोल सकते होंगे, मुझे याद नहीं है. बोरवेल वाटर होता है हार्ड की सॉफ्ट, एक्चुअल कर सकते हैं. ओके सर. Noted. ठीक है. देखिए सोप्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, higher fatty acids. These salts are soluble in water. These salts are soluble in
water. So stove डाल के when hard water is added, when hard water is added, भाई then when hard water is added, then भाई calcium and magnesium salt, calcium and magnesium ion, sorry. Then calcium and magnesium ion present, calcium and magnesium ion present precipitates as insoluble salts of calcium and magnesium. So can you repeat the last one? भाई जो हायर फैटी एसिड्स के कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट है वो इनसॉल्युबल है ऐसा बोल रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए such ppt of soap with calcium and magnesium ions is known as cum. Next point, hard water is not taken for washing. Hard water is not taken for washing as it results in wastage of soap. As it results in wastage of soap. Next, hard water is also not taken in boilers. Hard water is also not taken in boilers. For making steam because over a period of time presence of hard water results in formation of compounds such as CaCO3 ब्रैकेट में from bicarbonates ब्रैकेट में from bicarbonates comma magnesium oxychloride comma या ब्रैकेट में लिखिएगा ब्रैकेट में from MgCl2 and
and these compounds gets accumulated, and these compounds get accumulated on boiler walls, on boiler walls, which is known as boiler scale, which is known as boiler scale, and is poor conductor of heat. अब देखिए टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है, परमानेंट ये भी लिखवा देता हूँ यार, मतलब लिखवा रहा हूँ सारा। तो लिख दीजिए टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, temporary hardness is due to presence of bicarbonates of calcium and magnesium, of calcium and magnesium, and it's called temporary because it can be removed by boiling, because it can be removed by boiling, it can be removed by boiling. Next, permanent hardness is due to presence of soluble permanent hardness is due to presence of soluble chloride and sulfate of calcium and magnesium, chloride and sulfates of calcium and magnesium, and this cannot be removed on heating. This cannot be removed on heating. और सर next आपने point, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट्स बोला ना? chlorides and sulfates दोनों बोला मैंने. ओके सर. सर Yes, सर हम देखा जाए तो सर विलेजेस में तो सर रिवर वाटर यूज करते हैं, वो तो हार्ड वाटर होता है, तो फिर सर कुछ को क्लीन करना, सर क्लीन होता है किसको? भाई विलेजेस में जाके आप देखिए, मतलब एक बार पूछिए लोगों से, मतलब है ना, रिवर वाटर में क्लीन तो करते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सोप का वेस्टेज होता है ना. बाकी तो इससे ज्यादा मैं डिटेल्स नहीं दे पाऊंगा. ओके बेटा. हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट, the process of conversion of hard water into soft. Process of conversion of hard water into soft is known as softening of water. Is known as softening of water, and compound added for softening is known as water softener. Is known as water softener. ठीक है भाई लोगों.
और अब देखिए जनता भाई रिमूवल ऑफ हार्डनेस, तो पहले है भाई रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस, तो फर्स्ट इज बाय बॉइलिंग। और देखिए जितने भी बाइकार्बोनेट होते हैं वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं, वो डिकम्पोज होते हैं हमेशा हीट करने पे, CO3 माइनस CO2 रेस्ट। तो यहाँ पे भी क्या होगा भाई ऐसे ही CaCO3 भाई प्लस CO2 प्लस H2O और MgCO3 प्लस CO2 प्लस H2O, और इन दोनों को कैन बी फिल्टर्ड आउट। तो ये पहला मेथड हमने देखा भाई, बॉइलिंग सिंपल सा मेथड है, देखिए बहुत ही सिंपल मेथड है, मतलब इसमें अब H2O2 जो है वही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वो डिटेल में देखेंगे, उस पे जे एडवांस में रेगुलरली क्वेश्चन आया। चलिए जल्दी कॉपी। आंसर तो जिंदगी में लिखती रहेगी। हाँ, तो ये हो गया बाय बॉइलिंग। अब नेक्स्ट इज क्लार्क्स प्रोसेस और क्लार्क्स मेथड, और इसमें ये लाइम वाटर और स्लेक लाइम लिया जाता है वाटर सॉफ्टनर, और फिर कुछ भी नहीं है, सिंपल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ये बाइकार्बोनेट के साथ एसिडिक एच निकाल लेगा। तो फिर यहाँ पे MgCO3 CaCO3 और भाई H2O वगैरह कैल्शियम के आ जाएंगे, ठीक है, एंड इनको क्या करेंगे भाई वही कैन बी फिल्टर्ड आउट, ठीक है। तो ये मतलब बहुत सिंपल है, देखिए मतलब जितने भी प्रोसेस है इनका मैं इंडस्ट्रियल सेटअप कैसा होता है, चेम्बर वेम्बर वो सब बनाने में टाइम पास नहीं करूँगा। नहीं जेई में क्वेश्चन आते हैं कि मतलब मेक डायग्राम ऑफ दिस, ऐसे क्वेश्चन जेई में नहीं आते हैं। भाई अब हमने टेम्परेरी की बात करी, रिमूवल ऑफ नेक्स्ट इज परमानेंट हार्डनेस, और भाई फर्स्ट इज बाय वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट, और बहुत सिंपल प्रोसेस है ये, मतलब भाई Na2CO3 एक्वस का होता है, अल्कलाइन होता है, सबको पता है। तो Na2CO3 ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो भी सॉल्ट है भाई, चाहे वो बाइकार्बोनेट हो, चाहे वो क्लोराइड हो, चाहे वो सल्फेट हो, मतलब ये दोनों के काम आ सकता है, टेम्परेरी भी परमानेंट भी दोनों निकालेगा। तो यहाँ पे क्या होगा भाई MCO3 और तुम्हारा ट्वाइस NaCl और Na2SO4 और Na2CO3 भी आ सकता है भाई, तो ये होगा। और यहाँ पर M जो है वो ऑफ कोर्स भाई मैग्नीशियम हो सकता है और कैल्शियम हो सकता है, ठीक है। तो ये करिए पहले कॉपी। डन सर। अब फिर यही होगा, इसमें लिख दिएगा कैन बी फिल्टर्ड आउट। बच्चों जैसे, यस सर। और इसमें लिख दीजिए क्लार्क्स मेथड रिमूव्स both temporary and permanent hardness. This method removes both temporary and
permanent hardness. सो बट क्लार्क्स मेथड तो इसके पहले वाला था ना? This method मैंने बोला, क्लार्क नहीं बोला मैंने, क्लार्क ओके, सॉरी सर. this method है ना, this method can be used, sodium carbonate method, washing soda process can be used for removing temporary as well as permanent hardness. अब देखिए, मतलब ये भी सिंपल, ये कुछ नहीं है. कैल्गन मेथड, कैल्गन क्या होता है भाई? NaPO3N, इसको कैल्गन कॉमनली कहा जाता है. ये सोडियम सॉल्ट्स ऑफ मेटाफॉस्फेट दिस कैन बी एज हाई एज 1000, मतलब ये 1000 तक के भी पॉलीमरिक फॉर्म मिलते हैं इसके. ठीक है, तो हम तो उतना गंदा से नहीं देखेंगे. मोस्ट कॉमन कैल्गन यूज NaPO3 6 और ये सोडियम सोडियम हेक्सामेटा भाई फॉस्फेट. और इसका स्ट्रक्चर, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Na6P6O18. इसको बेस्ट वे लिखने का होता है Na2Na4PO3 6. ठीक है, और भाई इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, तो 6P बना देना है और मैक्सिमम POP बॉन्ड्स ना. बच्चों ऐसे ही एक गिन लेंगे अपने पार्टिकल्स जल्दी. Done, sir. एक मिनट. यस, कर लिया. एक सेकंड स्ट्रक्चर बना रहा डन सर. और ये देखिए कैसे करेगा. रिएक्शंस बहुत सकते हैं सॉफ्टनिंग वाटर में. रिएक्शंस बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है. कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा और सिंपली ये यहाँ पे सोडियम से कैटायन एक्सचेंज हो जाएगा इधर. और ये Ca2 सोडियम कैल्शियम हेक्सामेटा फॉस्फेट
देखिए ये बनेंगे दोनों में, और ये दोनों जो होते हैं पीपीटी तो नहीं है, बट दे डोंट interact with soap and do not interfere in leather formation. देखिए जनता, आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में भाई वाटर का सॉफ्टनिंग तो पूरा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा ही है। H2O2 जो इम्पोर्टेंट रिएजेंट है वो करेंगे, और एस ब्लॉक का ग्रुप 1 स्टार्ट करा जाएगा। भाई कोऑर्डिनेशन का बुकलेट पूरा सॉल्व कर लीजिए जनता, जल्दी से जल्दी। कितना हो गया, सबने कर लिया फुल हो क्या? गया सर। उसके तो बाद विंडो बाकी है। थोड़ा सा बाकी आज हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए बच्चों करिए, ठीक है। सर डिस्कशन कब होगा इसका? भाई रखवाइए, डाउट लेक्चर बोलिए गौतम से रखने को, जब डाउट लेक्चर रखा जाएगा तो कर देंगे, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके बेटे, चलो तो आज के लिए जनता इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मस्ती। सर मुझे एक डाउट, डाउट था। बोलो भाई। सर ये चैप्टर की बुकलेट है क्या? भाई ये चैप्टर की बुकलेट एस ब्लॉक में ही मर्ज्ड है ना, ये एस ब्लॉक ही है। ओके सर। सर मुझे डाउट था कि हमने Na2 को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखा है, पर बाद में हमने Na6 को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखा था। कॉम्प्लेक्स नहीं है, इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स। ऐसा नहीं कि ये कॉम्प्लेक्स है ना, ये भी, ये बस लिखने का तरीका इससे कि याद रहे आपको। ओके सर, गॉट इट। ओके बेटा। हेलो सर, हाँ भाई आप बोलो। आपने एंडोजर्निक करके लिखाया था, वो क्या है? भाई जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव होता है वो एंडोजेनिक होती है, एंडोथर्मिक की तरह, और डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो एक्सोजेनिक होता है। ओके, थैंक यू सर।